हमारे न्यूज़ सतपुर IT के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में आज देखेंगे अपन। ट्रांसफार्मर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये एक स्थैतिक युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है और साथ ही वोल्टेज को बदलती है। वोल्टेज को बदलती है मतलब वोल्टेज को बढ़ाती है या स्टेप अप करती है और वोल्टेज को घटाती है, स्टेप डाउन करती है, बिना पावर चेंज किए और बिना फ्रीक्वेंसी बदले, बिना पावर चेंज किए और फ्रीक्वेंसी बदले। तो ये तो ट्रांसफार्मर का परिचय हो गया कि ट्रांसफार्मर है क्या। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इस कोर पे जो लपेटी जाती है यह प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरे कोर पे जो वाइंडिंग लपेटी जाती है उसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग मतलब जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है वह कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग। ये सप्लाई वोल्टेज है Vs, यह हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, लोड से जोड़ा जाता है, वह वाइंडिंग कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कोर है जिस पे वाइंडिंग लपेटी जाती है। यह कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। यह कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इस कोर से एक मैग्नेटिक पाथ चलता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए गुजरता है। एक मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है जो कोर के माध्यम से होते हुए कहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजरता है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जुड़ी नहीं होती। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी होती बल्कि मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से मैग्नेटिकली जुड़े होती हैं। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक प्रेरण या सहप्रेरण या इसे अन्योन्य प्रेरण भी बोला जाता है। एग्जाम में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं ये सिद्धांत होता क्या है। ट्रांसफार्मर में जो म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है ये होता क्या है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सिद्धांत देखते हैं। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें जब हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो सप्लाई वोल्टेज देने पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र इस कोर के माध्यम से होता हुआ कहाँ जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर गुजरता है। इसमें सप्लाई देने पर यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जो कोर के माध्यम से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए गुजरता है और सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा उसकी बल रेखाओं का जो यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हुआ था उस बल रेखाओं का क्या होता है? छेदन होता है, जिससे यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे सेकेंडरी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये प्राइमरी विद्युत वाहक बल Vp से शो कर सकते हैं इसको, जो अपन सप्लाई वोल्टेज देते हैं। और सेकेंडरी में जो उत्पन्न हुआ इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल जो है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी विद्युत वाहक बल। ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हुआ और कार्य प्रणाली भी हो गई। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखें, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर में मेन पॉइंट है कि यह हमेशा AC सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा AC सप्लाई पर कार्य करता है। जो हम यहाँ विद्युत वाहक बल देते हैं, जो सप्लाई देते हैं वो AC विद्युत वाहक बल देते हैं।
तभी यहाँ से वो गुजरता हुआ प्रत्यावर्ती स्वभाव का विद्युत वाहक बल जो होता है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो प्रत्यावर्ती स्वभाव का बनता है, और फैराडे के नियम के अनुसार वह चुंबकीय क्षेत्र इस वाइंडिंग द्वारा काटा जाता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। तो यह याद रखना कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई में जब यहाँ सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है तो यहाँ वाइंडिंग का एक इंडक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। वही सप्लाई अगर हम यहाँ इस ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करें, इस ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करें, तो डीसी सप्लाई देने पर यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस ये क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य हो जाता है। इसलिए जो प्रतिबाधा होती है, वो जो प्रतिबाधा होती है एसी सप्लाई में जैसी प्रतिबाधा होती है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? ट्रांसफार्मर जल जाता है। जिससे ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है? जल जाता है। जैसे देखते हैं अपन लोग, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी शून्य होती है। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है शून्य। डीसी की फ्रीक्वेंसी शून्य होती है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, XL बराबर 2πf इंटू L। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी शून्य है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा तो जो प्रतिबाधा है वो भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और प्रतिबाधा शून्य हो गया मतलब रजिस्टेंस क्या हो गया? शून्य हो गया। जब रजिस्टेंस शून्य हो गया तो करंट का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हम यहाँ डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर में करंट अधिक हो जाने के कारण ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल सकता है। ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है? जल सकता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, कुछ मुख्य पार्ट्स हैं वो देखते हैं। ट्रांसफार्मर के, इसे हिंदी में परिणामित्र भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर को परिणामित्र भी बोला जाता है। परिणामित्र के भाग, परिणामित्र के मुख्य भाग तो ट्रांसफार्मर के जो मुख्य भाग होते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला है वाइंडिंग। पहला वाइंडिंग देखते हैं। तो वाइंडिंग होती है इसमें, अभी जैसे बताया था मैंने, वाइंडिंग होती है दो प्रकार की। पहली होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडलन। प्राथमिक कुंडलन यह ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर लपेटी जाती है। प्राथमिक कुंडलन कहाँ होती है? ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर लपेटी जाती है। और ये सप्लाई से जुड़ी हुई होती है। अभी जैसा बताया था मैंने कि ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के कोर पर लपेटी जाती है और जिसे सप्लाई से जोड़ा जाता है। दूसरा देखते हैं द्वितीयक कुंडलन। सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं इसको। द्वितीयक कुंडलन, सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर में लोड से कनेक्ट किया जाता है, जिस वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाता है वह वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और इसमें टर्न की संख्या जो आवश्यक वोल्टेज होती है, जो उत्पन्न करना है उसके हिसाब से इसमें टर्न की संख्या रखी जाती है। दूसरा भाग है इसमें कोर। ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती, किस पे? कोर पर लपेटी जाती है। यह कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बनाया जाता है। यह कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है, जिसमें
सिलिकॉन की मात्रा, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 3.8 से 4.5% तक होती है, बाकी स्टील होता है। यह इसके लिए, इस कोर को निर्मित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाने का एक मुख्य कारण भी है। इससे क्या होता है, जो लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में, जो लॉसेस हैं आगे क्लास में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे इसे हम सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बनाएं, लेमिनेटेड पत्तियों को बनाने से इसमें ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि कम हो जाती है। ईडी करंट लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिस्टेरेसिस हानि, इसे शैथिल्य हानि बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है ना, हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसे लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड कहने का मतलब पत्तियां क्या होती है, सॉलिड, ठोस नहीं होती, वह एक के ऊपर एक रखी होती है और दोनों तरफ से उसे क्या किया जाता है, वार्निश किया जाता है। और हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए क्या किया जाता है, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। यह तो हो गया कोर। और कोर का कार्य क्या होता है, कोर का कार्य होता है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ प्रदान करना। कोर का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके लिए रास्ता प्रदान करना। ये रास्ता प्रदान कर रहा है, देखिए यहाँ एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना हुआ है जो प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने पर उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर गुजारता है। कोर की मोटाई, ये भी मुख्य भाग है कोर। तो कोर की मोटाई होती है ट्रांसफार्मर में 0.35 mm से 0.5 mm, 0.35 mm से 0.5 mm। अगर फ्रीक्वेंसी मान लो कम है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो कोर की मोटाई क्या होती है, बढ़ती है। मान लो 25 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है तो कोर की मोटाई हम रख सकते हैं 0.5 mm। और 50 हर्ट्ज के लिए कोर की मोटाई हम रख सकते हैं 0.35 mm। ये हो गया कोर, कोर की मोटाई होगी, कोर का मुख्य कार्य हो गया। अब अगला भाग देखते हैं कंटेनर। अगला भाग देखते हैं कंटेनर। कंटेनर या इसे टैंक भी कहते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर में, जो ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, जिस पार्ट में ट्रांसफार्मर को रखा जाता है वह कहलाता है कंटेनर। उसी कंटेनर में ऑयल भी भरा होता है। इस कंटेनर का कार्य क्या होता है, जो टैंक का कार्य क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है उसको इंसुलेशन प्रदान करना और इस वाइंडिंग को ठंडा रखना। ये हो गया कंटेनर। और एक पार्ट है इसका टर्मिनल, लास्ट पार्ट है टर्मिनल। तो टर्मिनल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट सप्लाई आती है और जो आउटपुट सप्लाई, जो इनपुट सप्लाई देने के लिए और आउटपुट सप्लाई बाहर आउटपुट लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, टर्मिनल की पड़ती है। तो आज हमने ट्रांसफार्मर के ये मुख्य भाग देखे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखे और ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली देखे। अगले भाग में हम ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखेंगे।